बेरोजगारी का मतलब जब कोई काम करने के काबिल हो लेकिन उसे काम न मिले। बेरोजगारी की शरह माजी में 7 और 8% से बढ़ती हुई आज के दिन तकरीबन 9.7% हो चुकी है। तकरीबन 24 लाख नौजवान बेरोजगार बैठे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और डेवलप्ड सूबे में कि सिर्फ कराची डिवीजन में नौजवानों की बेरोजगारी की शरह 11.18% है। माहिर यानी स्किल्ड वर्कर्स की तादाद सिर्फ 15 से 20 मिलियन है और इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो बेहतर रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं। पाकिस्तान में सरकारी नौकरियां लेना भी तलबा के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। आए दिन सिंध में होने वाले सरकारी इम्तिहानात की वीडियोस वायरल होती रहती हैं। एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का भी आपस से बड़ा गहरा ताल्लुक। पाकिस्तान में माजी में कई बड़ी कंपनियां कायम हुई, बदउनवानी, गैर जरूरी भर्तियां, नाकिस इंतजामी फैसले, जिनकी वजह से कुछ तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी हैं और कुछ कंगाल होने के कगार पर है। लोग चोरी और डकैती के रास्ते पर चल पड़ते हैं। कराची के हालात तो आपके सामने हैं। बेरोजगारी की ही वजह से लोग मंशियात का धंधा करते हैं और ड्रग डीलर या फिर गैंगस्टर बन जाते हैं। गुर्बत और माशी मसाइल की वजह से बाज़ अफराद जिस्म फरोशी तक का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। मुल्जिम सजाद एक टांग से माजूर दर्जी मुबैना तौर पर हथौड़े मारकर अपनी बीवी समेत 7 बच्चों को कत्ल कर देता है। पुलिस ने चंद घंटों में मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बेरोजगारी का शिकार था। बेरोजगारी, आखिर क्या है ये बेरोजगारी? बेरोजगारी का मतलब जब कोई काम करने के काबिल हो लेकिन उसे काम न मिले। पाकिस्तान में बेरोजगार नौजवानों की तादाद तकरीबन 56 लाख है। इनमें ज़्यादातर तो वो हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इनकी तालीमी काबिलियत के मुकाबले में प्रैक्टिकल महारत मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है। बेरोजगारी की शरह माजी में 7 और 8% से बढ़ती हुई आज के दिन तकरीबन 9.7% हो चुकी है और इसका ज़्यादा बुरा असर फीमेल स्टूडेंट्स पर पड़ा है। यहीं पर अगर बात आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की जाए तो बेरोजगार तालीम याफ्ता अफराद की तादाद लाखों में है। 2020 और 21 के लेबर सर्वे के मुताबिक पंजाब की कुल आबादी तकरीबन 11 करोड़ 10 लाख है, जिसमें 15 से 24 साल के नौजवानों की तादाद 2 करोड़ 20 लाख के करीब है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 11.1% तक बढ़ चुकी है, यानी कि तकरीबन 24 लाख नौजवान बेरोजगार बैठे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और डेवलप्ड सूबे में। अब मैट्रिक से कम तालीम रखने वालों के तो क्या ही कहने, इनमें बेरोजगारी की शरह 20% से ज़्यादा है, जबकि मास्टर डिग्री रखने वाली खवातीन में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 23.5% तक जा पहुंची है। अब बात करते हैं रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, मगर बेरोजगारी की सूरत हाल ये है कि यहाँ ओवरऑल बेरोजगारी की शरह तकरीबन 11.4% है, लेकिन नौजवानों में ये शरह 30% तक जा पहुंची है। इसकी वजह जो मैं समझता हूँ वो बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के साथ साथ तालीम और हुनर की कमी है। बलूचिस्तान में तालीमी इदारों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमजोरी की वजह से यहाँ पर मुकामी सनतों की कमी हो रही है और कमज़ोर इक़्तिसादी सूरत हाल भी बेरोजगारी के मसले को बढ़ा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 2020 और 21 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बेरोजगारी की शरह तकरीबन 8.8% थी। अगर इस फीसद को खैबर पख्तूनख्वा की कुल वर्किंग एज पॉपुलेशन पर लगाया जाए तो बेरोजगार अफराद की तादाद तकरीबन 10 लाख के करीब जा पहुंचती है, जो यकीनन आज के दौर में मजीद बढ़ चुकी होगी। ये तादाद इस बात की तस्दीक करती है कि सूबे में बेरोजगारी का मसला काफ़ी संगीन है, ख़ास तौर पर सूबे में मौजूद नौजवानों के दरमियान। और जनाब सदर के सिर की तो क्या ही बात की जाए। बेरोजगारी एक संगीन मसला है सिंध में, ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में 15 से 29 साल की उम्र के तकरीबन 13.2 मिलियन नौजवान रहते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद बेरोजगार है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ कराची डिवीजन में नौजवानों की बेरोजगारी की शरह 11.18% है, जो इस मसले की संगीनी को जाहिर करती है। पाकिस्तान की वर्क फोर्स तकरीबन 7.2 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है, ज़्यादातर लोग गैर माहिर यानी कि अनस्किल्ड हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 40 से 45 मिलियन के करीब है। दूसरी तरफ माहिर यानी स्किल्ड वर्कर्स की तादाद सिर्फ 15 से 20 मिलियन है और इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो बेहतर रोज़गार के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं। अब मसला ये है
کہ غیر ماہر افراد یعنی کہ انسکلڈ افراد ان کو پاکستان میں اجرت بہت کم ملتی ہے اور ان کے روزگار کے مواقع بھی بہت کم ہیں، اور جو ماہر ورکرز ہیں وہ یہاں رہنے کی بجائے ملک سے باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماہر افراد کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے ملک میں سکل گیپ بھی بڑھ رہا ہے، اور یہی سکل گیپ صنعتی ترقی کو روکنے کی سب سے بڑی وجہ بنا ہوا ہے پاکستان میں سرکاری نوکریاں لینا بھی طلباء کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ نوکریاں کم اور امیدوار زیادہ ہونے کی وجہ سے میرٹ پر نوکریاں حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ اوپر سے نیپوٹزم اکثر میرٹ پر حاوی رہتی ہے اور باصلاحیت طلباء کے لیے مایوسی کا سبب بن رہی ہے۔ سرکاری امتحانات مشکل اور شفافیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آئے دن سندھ میں ہونے والے سرکاری امتحانات کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں اور ایگزام سسٹم پہ پورے پاکستان میں انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری اور نجی کمپنیوں میں نوکریوں میں تجربے کی شرط نئے گریجویٹس کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنتی جا رہی ہے۔ ہر سال تقریباً 10 لاکھ کے قریب طلباء گریجویٹ ہوتے ہیں، لیکن حکومت صرف 1 لاکھ نوکریاں ہی دے پاتی ہے ان سٹوڈنٹس کو، جس سے بے روزگاری اور مایوسی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ سفارشی نظام بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جہاں پر سیاسی اثر و رسوخ اور ذاتی تعلقات کے ذریعے تقرریاں کی جاتی ہیں۔ اس سے باصلاحیت نوجوانوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور وہ اکثر بیرون ملک جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نیپوٹزم نہ صرف قابلیت کی قدر کو کم کر رہا ہے بلکہ اداروں کی کارکردگی بھی کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان میں ماضی کی حکومتوں نے روزگار فراہم کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، مگر یہ وعدے کبھی بھی حقیقت میں تبدیل نہ ہو سکے۔ پیپلز پارٹی نے نوجوانوں کو لاکھوں نوکریاں دینے کے وعدہ کیا تھا، لیکن معیشت کی خراب صورتحال اور بدعنوانی کے باعث وعدے کبھی بھی پورے نہ ہو سکے، اور ان کے دور میں سرکاری اداروں میں سیاسی بھرتیوں نے میرٹ کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ مسلم لیگ نون نے بھی سی پیک کے ذریعے روزگار پیدا کرنے کے وعدے کیے تھے، لیکن اس کے باوجود نوکریاں کم رہیں کیونکہ زیادہ تر وسائل بڑے منصوبوں پر خرچ ہوئے اور صنعتی ترقی پر کم توجہ دی گئی۔ تحریک انصاف کے دور میں بھی 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن معیشت کی گراوٹ اور کووڈ-19 کی وبا نے حالات مزید خراب کر دیے، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں شدید اضافہ ہو گیا۔ ایجوکیشن اور ان امپلائمنٹ کا بھی آپس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے مسئلے پر حکومتوں کا اہم کردار رہا ہے۔ حکومتی سطح پر کئی بار تعلیمی نظام میں بہتری لانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر عملی طور پر ان اقدامات کا اثر بہت کم ہوا ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حکومتوں نے تعلیم کے لیے جو بجٹ مختص کیا وہ کافی کم تھا، جس کی وجہ سے تعلیمی ادارے جدید تقاضوں کو پورا نہ کر سکے۔ تعلیم کے شعبے میں ریفارمز کی باتیں تو کی گئیں، مگر اکثر ان ریفارمز پر عمل درآمد ہی نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل انٹرونشن بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی کارکردگی کو متاثر کرتی رہی ہے۔ ایک اور بڑی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں دیہاتوں اور شہروں کے تعلیمی اداروں میں بہت ڈفرینس ہے۔ ولیج ایریاز میں ایک تو سکولز کی کمی ہے، دوسرا ٹیچرز کی بھی کوئی پراپر ٹریننگ اینڈ ورک شاپ نہیں ہو پاتی وہاں پر۔ شاید اسی لیے ولیج میں بچے کوالٹی ایجوکیشن نہیں لے پاتے اور ایک واضح گیپ رہ جاتا ہے شہر کے بچوں کے مقابلے میں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سکل سکھانے والے انسٹیٹیوٹس کی بھی بہت زیادہ کمی ہے۔ ایسے انسٹیٹیوٹس جو نوجوانوں کو پریکٹیکل سکل کی تربیت دیں تاکہ نوجوان جدید معیشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ نتیجتاً تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق مہارت نہ ہونے کے باعث ملازمتیں حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں آج کے اسٹوڈنٹس، اور یہ کمی خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں زیادہ ہے جہاں نوجوانوں کے پاس سکل سیکھنے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک یہ وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بے روزگاری دن بہ دن مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کی اکانومک انڈسٹریز پر بھی۔ پاکستان میں ماضی میں کئی بڑی کمپنیاں قائم ہوئی جو ملکی معیشت کی بیک بون سمجھی جاتی تھی، بٹ انلکیلی غلط حکومتی پالیسیوں اور پولیٹیکل انٹرونشن اور بد انتظامیوں کی وجہ سے یہ کمپنیاں زوال کا شکار ہو گئی۔ ان کمپنیوں میں پاکستان سٹیل ملز، PIA، پاکستان ریلویز، وابڈا اور کراچی شپ یارڈ شامل ہیں۔ آج ان کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان پر الگ سے ایک مکمل ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، جو کہ میں ضرور بناؤں گا اور بتاؤں گا کہ کیا ظلم کیا گیا ہے پاکستان کی اکانومک انڈسٹری کے ساتھ۔ لیکن جو چیزیں مشترکہ ہیں ان اداروں کی تباہی میں، ان کا ذکر ضرور کروں گا۔ بدعنوانی، غیر ضروری بھرتیاں، ناقص انتظامی فیصلے جن کی وجہ سے کچھ تو مکمل طور پر برباد ہو چکی ہیں اور کچھ کنگال ہونے کے کگار پر ہیں۔ ایسی بڑی کمپنیوں کی بدحالی کی وجہ سے بھی
मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में न सिर्फ सरकारी इदारे ज़वाल का शिकार हुए हैं, बल्कि कई प्राइवेट कंपनियां जैसे नेस्ले, यूनिलीवर, कोलगेट, पामोलिव, मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनियां, कार मैन्युफैक्चरर्स, IT कंपनीज वगैरह भी मुल्क छोड़कर जा चुकी हैं या अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो रही हैं। इन कंपनियों के मुल्क छोड़ने की बुनियादी वजूहात हैं हुकूमती पॉलिसियाँ, जैसे कि माजी में भुट्टो साहब ने प्राइवेट सेक्टर के साथ किया था। इसके अलावा हर दौर में करप्शन, सियासी अदम इस्तेकाम और कारोबारी माहौल की गैर यकीनी सूरत हाल, इस वजह से मुल्क में बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि माली मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो इन्हीं माली मुश्किलात की वजह से लोग चोरी और डकैती के रास्ते पर चल पड़ते हैं। कराची के हालात तो आपके सामने हैं। गरीब आवाम के प्यारों को अगवा करके मासूम जिंदगियों के बदले भारी तावान और भत्ता वसूल किया जाता है। आप सिंध में कच्चे के हालात देख लें। बेरोजगारी की ही वजह से लोग मंशियात का धंधा करते हैं और ड्रग डीलर या फिर गैंगस्टर बन जाते हैं। पंजाब में गुजरात के फैसल हंज को ही देख लीजिए। 18 घंटे पुलिस मुकाबले के बाद इनकाउंटर कर दिया जाता है इस नौजवान का, जिस पर मंशियात फरोशी का इल्जाम था। गुर्बत और माशी मसाइल की वजह से बाज़ अफराद जिस्म फरोशी तक का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। माशरती तनाव बढ़ता जाता है और तशद्दुद की सूरत अख्तियार कर लेता है। इसके अलावा साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। लोग ऑनलाइन एक दूसरे को धोखा देते हैं और हैकिंग जैसी सरगर्मियों में मुलविस हो जाते हैं। ये जराइम किसी भी उस सोसाइटी के माशरती और इक्तसादी मसाइल की अक्कासी करते हैं जहां बेरोजगारी जन्म ले चुकी है। अब तक हमने बात की है बेरोजगारी कितनी है, क्यों है और क्या जराइम पैदा होते हैं किसी मुआशरे में इसकी वजह से। अब ज़रा बात कर लेते हैं इस बेरोजगारी के सल्यूशंस पर। मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी और दीगर मुआशी मसाइल से निपटने के लिए हमें एक जामे हिकमत अमली बनाना होगी, जो ना सिर्फ हुकूमती पॉलिसियों को बेहतर करे, बल्कि निजी शोबों और सरकारी शोबों में भी आवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा करे। सबसे पहले तो तालीम और हुनर पर सरमायाकारी की जाए। तालीमी निज़ाम को जदीद ज़रूरियात के मुताबिक तब्दील करना होगा, ताकि नौजवान मार्केट की डिमांड के मुताबिक महारत हासिल कर सकें। हर ज़िला में जदीद तरबियती मराकज़ कायम किए जाएँ, जहाँ नौजवानों को IT और मैन्युफैक्चरिंग और दीगर तकनीकी महारतें सिखाई जाएँ। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल महारतों में जैसे डेटा एनालिसिस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग को तालीमी निज़ाम का ज़रूरी हिस्सा बना दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ज़वाल पजीर सनतों की बहाली के लिए गैर सियासी इंतज़ामिया मुकर्रर की जाए और इनमें जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खसूसी इक्तसादी जोन्स बनाए जाएँ, जहाँ सरमायाकारों को सहूलतें फराहम की जाएँ। टैक्स के निज़ाम को मज़ीद सादा और बेहतर बनाया जाए। करप्शन को ख़त्म किया जाए। करप्शन को ख़त्म करने के लिए सख्त कवानीन का निफाज होना चाहिए इस मुल्क में। इसके अलावा हुकूमत को चाहिए कि वो छोटे कारोबारी हजरात को आसान किस्तों पर कर्जे मुहैया करे, ताकि निजी शोबे और निजी कारोबारों को तरक्की दी जा सके। सरकारी इदारों में मेरिट की बुनियाद पर भर्तियाँ होनी चाहिए और तमाम कामों की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि करप्शन का खात्मा हो सके और शफाफियत को प्रमोट किया जा सके। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इदारों में सियासी दबाव को ख़त्म होना चाहिए, ताकि तमाम इदारे अपने मुकम्मल पोटेंशियल के साथ इस मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। नौजवानों को आगाह किया जाना चाहिए कि वो सिर्फ सरकारी नौकरियों पर इन्हसार ना करें, बल्कि अपने हुनर से नई राहें तलाश करें। हुकूमत को नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि नौजवान अपना नया कारोबार स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा माजी में हुकूमतों ने जो वादे किए और पूरे ना कर सके, उनकी निशानदेही होनी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में ये गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। और शफाफ पॉलिसियों को अवामी सतह पर नाफिज किया जाना चाहिए, ताकि अवाम और हुकूमत के दरमियान एक एतमाद बहाल हो सके। इन इक़दामात से ना सिर्फ बेरोज़गारी में कमी आएगी, बल्कि मईशत भी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा मेरी एक पर्सनल राय है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानियों और आलमी सतह पर कामयाब शख्सियात की मदद लेनी चाहिए, जो अपने शोबों में महारत रखते हैं। और ये अफराद मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जैसे तरबियत, सरमायाकारी और जदीद आइडियाज़ फराहम कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा डॉक्टर अताउर रहमान साहब का। तालीम और रिसर्च में नुमाया किरदार रहा है इनका। हायर एजुकेशन कमीशन के साबिक सरबराह भी रह चुके हैं। वो तकनीकी तालीम और स्किल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी साजी में मदद दे सकते हैं। एक कीमती इंसान है। निशाने इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है इनको। यकीनन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में पॉलिसी साजी में मदद कर सकते हैं और कारगर साबित हो सकते हैं इस फील्ड की डेवलपमेंट के लिए। नंबर 2 पर हैं मलाला यूसुफजई।
नोबल इनाम याफ्ता मलाला तालीम को फ़रोग़ देने के लिए आलमी सतह पर काम कर रही हैं। इनकी रहनुमाई और तंजीम बेरोज़गार नौजवान ख़वातीन को तालीम और महारत फ़राहम कर सकती हैं। अदाकार शहजाद राय, इनके तालीमी प्रोजेक्ट्स ज़िंदगी ट्रस्ट के ज़रिए कमज़ोर तबकों के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए महारत और तरबियती प्रोग्राम्स मुतारफ़ करवाए जा सकते हैं। आसिम ख्वाजा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और आलमी सतह पर मुआशी पॉलिसी माहिर हैं। इनकी रहनुमाई से पाकिस्तान मुआशी मसाइल से निकल सकता है। शर्मैन उबैद चिनाई, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म साज, वो बेरोजगारी और समाजी मसाइल को उजागर करने के लिए मीडिया के जरिए अवामी शऊर बेदार कर सकती हैं। मेरा मानना है कि इन कामयाब पाकिस्तानियों की रहनुमाई और ताउन से न सिर्फ पाकिस्तान में बेरोजगारी में कमी लाई जा सकती है, बल्कि मुल्क को हकीकी मायनों में तरक्की की राह पे गामजन किया जा सकता है। इसके अलावा बेरोजगारी को कम करने के लिए अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। दीजिए अपने अरसलान अहमद को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।